हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि काला पानी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चार चिनार को लेकर के, तो चार चिनार को अगर हम मैप में व्यू करें या उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, जम्मू एंड कश्मीर में डल लेक है, आप सभी को पता है, और डल लेक में कुछ आइलैंड है और उनमें से एक आइलैंड का नाम है चार चिनार। ये जो चार चिनार जो आइलैंड है, इसका नेम जो है वो यहाँ पर चिनार ट्रीज पाए जाते हैं। चार चिनार ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं, उन्हीं के नेम पर इस आइलैंड का नाम चार चिनार रखा गया। ये जो चिनार ट्री हैं वो हिमालयन रीजन में ग्रो होते हैं और इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ओके, ये चिनार ट्री से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। 2014 के टाइम में यहाँ पर फ्लड्स की वजह से ये जो चिनार ट्री है उसमें कुछ डिस्ट्रॉय देखने को मिला था। अब दोबारा से यहाँ पर इनको दोबारा से रीप्लांटेड किया गया है इस एरिया में, इस आइलैंड के ऊपर, जिसकी वजह से जो चार चिनार आइलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। द हिंदू के फ्रंट पेज पर अगर हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करें तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है सेडिशन लॉ को लेकर के। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन का बेसिस भी आप सभी को पता है। इंडिया जो है वो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर कर रहा है और इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को लेकर के जिसको इंडिया की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट ईयर हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने भी सेडिशन लॉ को लेकर के इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि वो सारे लॉ जो काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया में चले आ रहे हैं और कॉलोनियल एरा की हमें रिमेंबर दिलवाते हैं, उन सभी में हम चेंज करेंगे प्रेजेंट टाइम के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज होने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन लॉ को लेकर के डिस्कशन चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को होल्ड पे रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कोर्ट जो है वो क्रिमिनल ट्रायल्स, मतलब आईपीसी का सेक्शन 124A जो है वो सेडिशन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंडर कोई भी क्रिमिनल ट्रायल प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं उनको पेंडिंग रखा गया है, क्योंकि सेंटर जो है वो इस लॉ को लेकर के रिकंसिडर करेगा। मतलब इस चीज़ को लेकर के क्या चेंज होने चाहिए या कंप्लीट इसको अबोलिश किया जाना चाहिए या प्रेजेंट टाइप की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रख करके दोबारा इसको ओवरव्यू किया जाएगा और फिर सेडिशन लॉ को लेकर के जो वर्क है वो किया जाएगा। अब ये तो बात हो गई कल की। अब यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में ये बात रखी है कि सेक्शन 124A जो है इंडियन पीनल कोड का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेडिशन से रिलेटेड जो केसेस हैं वो 356 जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि 548 पीपल को इसके अंडर रजिस्टर किया गया। मतलब 2015 से 2020 के डाटा है एनसीआरबी के। एनसीआरबी ने बोला कि 2015 से 2020 के बीच में 356 केस तो रजिस्टर हुए सेडिशन लॉ के अंडर और 548 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की यहाँ पर बात बताई गई है, जैसे कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम दिशा रवि जो एक 21 साल की बेंगलुरु बेस्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया इसी लॉ के बेसिस पर। कश्मीरी स्टूडेंट्स आगरा में 2021 अक्टूबर की बात है, उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस अपडेट किया। पाकिस्तानी जो प्रेयर्स की जा रही थी जब इंडिया के खिलाफ में T20 क्रिकेट मैच जो चल रहा होगा उसमें पाकिस्तानी कुछ प्रेयर्स कर रहे होंगे, उसको लेकर के उन्होंने अपडेट किया। तो इस बात को लेकर के, इस पॉइंट को ध्यान में रख करके सेडिशन लॉ के बेसिस पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। शारजिल इमाम JNU स्टूडेंट, उनको अरेस्ट किया गया। कन्हैया कुमार 2016 में जब वो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था और उसके जो कन्विक्ट थे अफजल गुरु, उनको हैंगिंग किया गया। तो उनकी 3rd एनिवर्सरी जो है उसके बेसिस पर, उस पॉइंट पर या फिर उस एक डे के ऊपर उन्होंने एक पोइट्री सेशन रखा था जिसके बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया था।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखो 1962 का जो आप सभी को पता है कि इम्पोर्टेंट केस था, और उस केस में ये बोला गया था कि सेडिशन लॉ को अपहेल्ड रखा जाए, मतलब रेगुलर रखा जाए। तो इस बात को लेकर के आज का जो हमारा एडिटोरियल पेज है उस पर भी ये आर्टिकल आया है और हम यहीं पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। उस आर्टिकल में वो जो केस था उसमें ये बोला गया था कि मेजर पॉइंट, सेडिशन लॉ आप कब अप्लाई करो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको सेडिशन लॉ को बेसिस बना करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा उस केस में ये बात बोली गई थी कि इंपॉर्टेंटली हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इन सभी के ऊपर अगर क्वेश्चनिंग होती है तो उनको बेसिस बना करके आप सेडिशन लॉ को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम कन्विक्शन रेट देखें केसेस के कंपेरिजन में तो काफ़ी कम है, और ये चीज़ शो करती है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सेडिशन लॉ को यूज़ किया जा रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट्स को सर्वाइव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर एनसीआरबी जो टर्म आई है इससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको एब्रीवेटेड तरीके से एनसीआरबी के नाम से हम जानते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी है इंडिया की, जो हमारे इंडिया में क्राइम डाटा को एनालाइज और कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इंडियन पीनल कोड के द्वारा जो भी क्राइम डिफाइन किए गए हैं उनसे रिलेटेड डाटाज को इकट्ठा करती है। ओके, एनसीआरबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये पार्ट है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम इसके बेसिक वर्ड किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ तो 1986 में इसको सेटअप किया गया था, ताकि क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें एक जगह पर गैदर हो सके और इनका यूज़ किया जा सके नेक्स्ट टाइम में या फिर फ्यूचर में कोई भी क्राइम हो उन सभी को लेकर के। तो यहाँ पर ये जो एनसीआरबी है इसके सेटअप के लिए रिकमेंडेशन दी थी टास्क फोर्स 1985 ने और नेशनल पुलिस कमीशन 1977 ने। उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो भी हमारे यहाँ पर अदर लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को मर्ज किया जाए और फिर एक लार्ज लेवल पर एनसीआरबी को बनाया जाए, और उसी के बेसिस पर 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी को पता है राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो अब इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, जो मेजर इसमें जो भी आरोपी थे उन्होंने अपनी एक तरीके से अपने आप को पार्डन दिलवाने के लिए वहाँ के जो गवर्नर है तमिलनाडु उनको अप्लाई किया जाता है, लेकिन उस चीज़ को लेकर के सुनवाई नहीं होती है और अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है कि गवर्नर ने इसके ऊपर अपना आंसर क्यों नहीं दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात रखी है कि पार्डन की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला कि फिर क्या अब तक गवर्नर ने जो भी क्षमादान दिया है, जो भी पार्डन दिए वो गलत हुआ है। अब तक जो भी केसेस हुए हैं, जिन भी केसेस में हर स्टेट के जो गवर्नर हैं उन्होंने अपनी तरफ से रिजल्ट दिया है पार्डन का, तो मतलब वो गलत है। तो यहाँ पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बात रखी जाती है कि देखो आईपीसी से रिलेटेड कोई क्राइम होता है, मतलब एक क्राइम के बेसिस पर जो पार्डन दी जाती है उसकी स्पेशल पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में है। फिर बाद में उन्होंने इस तरीके से बात रखी। तो यहाँ पर आईपीसी के अंडर जो भी क्राइम है उनमें अगर गवर्नर यहाँ पर पार्डन देता है आर्टिकल 161 के तहत, आपको पता है प्रेसिडेंट के पास ये पावर जो है वो आर्टिकल 72 के अंडर आती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चनिंग की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि लास्ट 70 to 75 ईयर्स में जो गवर्नर्स ने जो पार्डन दी है मतलब वो सारी की सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना सबमिशन किया है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ओवरव्यू किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइक्लोन को लेकर के, और यहाँ पर कल इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है वो हमने डिस्कस किए थे। आसानी प्रेजेंट टाइम में बे ऑफ बंगाल से ओरिजिन हुआ है इस साइक्लोन का, और इसकी वजह से हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है वो इफेक्ट होगा। इसको लेकर के आईएमडी ने ये बातें रखी है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। कल हमने डिस्कस किया था, एक बार हम दोबारा से फटाफट उस चीज़ को व्यू कर लेते हैं कि देखो जो साइक्लोन को डिसाइड करना उसका जो नेमिंग, हम प्रेजेंट टाइम में जो साइक्लोन आ रहा है उसका नेमिंग है आसानी। ये आसानी नेमिंग किस आधार पर, किस बेसिस पर रखा गया, तो हमने डिस्कस किया था कि हर एरिया में पूरे वर्ल्ड में 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं जो उस एरिया में वाटर में कुछ भी एक्टिविटी होती है उनको नेमिंग को लेकर के वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन,
बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में अगर इस तरीके की साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है तो उनकी नेमिंग जो है वो यहाँ पर रीजनल एरिया में या फिर बॉर्डर एरिया में, कोस्टल एरिया में अगर हम बात करें तो 13 कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ के नेम हमने कल डिस्कस किए थे, आप जाकर के देख सकते हो, या फिर 2 दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन पेज है उस पर भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इन 13 कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी अपनी तरीके से नेम प्रोवाइड करवाते हैं कि कोई भी साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी तो उनका नेम इस तरीके से रखा जाएगा। ओके, फिर कॉलम बनाए जाते हैं, जो कंट्रीज़ के नेम हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं। फिर उनके कॉलम के सामने वो जो नेम उन्होंने जो प्रोवाइड करवाए हैं वो रखे जाते हैं, और फिर कॉलम को सीरीज वाइज यहाँ पर जो नेम है वो यहाँ पर जो भी साइक्लोनिक एक्टिविटी है उसका नेम इस तरीके से रजिस्टर, इस तरीके से उसकी नेमिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है यहाँ पर मैरिटल रेप को लेकर के। दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ डिस्कशन चल रहा था, कोई केस रजिस्टर हुआ था, तो यहाँ पर जो भी बेंच थी उस बेंच ने 2 जजेस की, दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है। दोनों ने ही एक तरीके से मैरिटल रेप जो इशू है उसको लेकर के अपना अपना वर्डिक्ट दिया है। एक जो जज है उन्होंने ये बोला कि इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 375 जो है उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि एक मैन और वीमेन जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और वाइफ की एज अबोव 18 है और वो जो है विदाउट कंसेंट अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको आप रेप नहीं मान सकते हो। ओके, ये एक्सेप्शन है, लेकिन जो जज है उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, और जो दूसरे जज है उन्होंने जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इन्होंने बात रखी है उसको उन्होंने इस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना है। मतलब दोनों जजेस का जो स्टेटमेंट है मैरिटल रेप को लेकर के वो अलग अलग है। प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। वैसे इस बात को लेकर के ये भी बात रखी गई है कि मैरिज जो है, अगर मैरिटल रेप इस चीज़ को लेकर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इसको लीगलाइज किया जाता है तो यहाँ पर जो मैरिज जो है वो सोसाइटी में उसमें काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो काफ़ी प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। उनको लेकर के आप किसी भी पॉइंट्स के ऊपर जब भी क्वेश्चनिंग अगर की जाएगी तो किस पॉइंट के बेसिस पर आप इसको वैलिड करोगे या इनवैलिड डिक्लेयर करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो सेडिशन लॉ को लेकर के ही है। अभी हमने फ्रंट पेज पर इसको लेकर के डिस्कस कर लिया कि 1962 में जो केस हुआ था केदारनाथ केस, उस केस में 5 जजों ने अपनी बात रखी थी और उसमें ये बात रखी गई थी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट के बेसिस पर ही, कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही सेडिशन लॉ को अप्लाई किया जाए। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि पर्सनल बेसिस पर ये जो सेडिशन लॉ है इसका यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो डिस्कशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसका यहाँ पर अच्छे से अपना स्टैंड वो रखे और जो भी पॉइंट्स है प्रेजेंट टाइम की जो सर्कमस्टेंसेज है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज होने चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है वो WHO ने अभी जो रिपोर्ट दी है कि कोविड के टाइम में इंडिया में जितनी डेथ हुई हैं, इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट रखी थी और जो यहाँ पर WHO की जो रिपोर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिला है। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की रिपोर्ट आई है, पहले भी जो अदर रिपोर्ट्स हैं उसमें भी इस तरीके का जो गैप है वो शो किया गया था। यहाँ पर ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों इसी से रिलेटेड हैं। इस आर्टिकल में ये बात रखी गई है कि देखो इंडिया का जो स्टैंड है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इंडिया ने अपनी तरफ से बात रखी जब रिपोर्ट आई कि हम इस चीज़ को वैलिड क्रिएट नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पर WHO ने जो भी अपना प्रोसीजर फॉलो किया है उसको लेकर के कम्प्लीटली हमें ओवरव्यू करना है, क्योंकि इंडिया ने जो डाटा रखे हैं वो लगभग क्लियर है, क्लियरली उन्होंने डाटा यहाँ पर सबमिट किए थे। लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो भी इशू है, अगर WHO यहाँ पर अपनी बात रखा है तो इंडिया को इसको डिसमिस करने की ज़रूरत नहीं है। इंगेजमेंट शो होनी चाहिए जिसके बेसिस पर हम अपनी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, यहाँ देखिए अबॉर्शन को लेकर के। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में जो अबॉर्शन टर्म है वो इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि US का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको लेकर के जो अबॉर्शन वहाँ पर राइट दिया हुआ है वीमेन को, वो वहाँ पर नलीफाई किया जा सकता है उस राइट को। इसको लेकर के वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के कुछ डाटा जो हैं वो लीक हो गई, उनकी कुछ रिपोर्ट, जिसकी वजह से जो अबॉर्शन टर्म है वो न्यूज़ में है। अब यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने इंडिया से कंपैरिजन किया है कि इंडिया में क्या स्टैंड है प्रेजेंट टाइम में। देखो इंडिया में जो एक्ट है
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में सबसे पहले इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था। उसके बाद में टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस किए गए। अभी 2021 में भी इसमें कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स किए गए हैं। राइटर का ये बोलना है कि कितने ही 1971 में एक्ट बनाया गया, अभी अमेंडमेंट किए गए, लेकिन वीमेन को जो राइट टू डिसाइड कि उनको प्रेगनेंसी रखनी है या नहीं रखनी है, उस पॉइंट पर अगर हम स्पेसिफिक उस वीमेन की बात करें तो उसको लेकर के कोई भी राइट जो है उनको नहीं दिया हुआ है। पहले भी सेम प्रॉब्लम थी, अभी भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो एक्ट है उसके बारे में बताया है कि 20 वीक का अगर प्रेगनेंसी है तो आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। 24 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर अगर यहाँ पर सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं क्या टर्मिनेट किया जा सकता है। और 24 वीक से ज़्यादा है तो स्टेट में एक बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बोर्ड बनाया जाएगा, वो बोर्ड जो है वो डिस्कशन करेगा। राइटर का ये बोलना है कि कहीं भी ये बात नहीं रखी गई है कि जो वीमेन है उसकी कंसेंट ली जाएगी, उसकी जो एडवाइस है या उससे क्वेश्चनिंग की जाएगी कि उनकी क्या बात है, वो अपना स्टैंड यहाँ पर रख सकती हैं। तो राइटर ने अपनी बात रखी है। राइटर ने ये बोला है कि देखो, जो भी एक्ट है जिसमें आप एक प्राइम जो जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं तो स्पेसिफिक उससे रिलेटेड कुछ इशू होते हैं, जैसे चिल्ड्रन को लेकर के कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो तो उसको लेकर के हमने लॉ बनाया, तो चिल्ड्रन का क्या कंसेंट है, क्या उसमें उसकी वो है। तो चिल्ड्रन तो देखो एक एज जो है वो काफ़ी कम हो गई, लेकिन वीमेन जो है वो एक अच्छी एज है, वो अपने बारे में अच्छा बुरा सब समझती हैं, तो कम से कम उनको राइट दिया जाना चाहिए, उनको डिसीजन लेने की यहाँ पर पावर दी जानी चाहिए कि ये जो प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसमें जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसमें वीमेन को एक सेंटर पॉइंट के ऊपर रखा जाना चाहिए था और वो डिसीजन लेने की उनको पावर दी जानी चाहिए थी कि उनकी भी यहाँ पर डिसीजन पावर होनी चाहिए इन सारी एक्टिविटीज़ में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर पेज नंबर 8 पर तमिलनाडु में किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई और केरला में, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ए क्लोजर लुक एट तमिलनाडुज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड इट्स करंट चैलेंजेस। ओके, इसके बारे में इस आर्टिकल में यहाँ पर बात रखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पर पेज नंबर 10 पर जो आर्टिकल है वो फ्रंट पेज से ही रिलेटेड है। पहला तो सेडिशन लॉ को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। जो एडवोकेट जो इस केसेस में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर बात रखी है कि प्रेजेंट टाइम में सेडिशन लॉ को लेकर के कोई भी केस रजिस्टर नहीं होगा जब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको लेकर के अपना जो डिसीजन है वो क्लियर नहीं कर सकती है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू को लेकर के है। वाराणसी में जो ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू है उसका ओवरव्यू, उसकी एक वीडियोग्राफी प्रेजेंट टाइम में प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की पिटीशन फाइल हुई थी कि वहाँ पर पहले श्रृंगार गौरी टेम्पल था। ओके, तो यहाँ पर जो भी केयर टेकर हैं ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू के, उन्होंने आरोप लगाया कि जो कमिश्नर अपॉइंट किया है अपने वीडियोग्राफी के लिए वो बायस्ड मैनर में है। तो इसको लेकर के यहाँ पर बात रखी गई है कि जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, वो सर्वे को लेकर के कि ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू के अंदर जो है वो सर्वे होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन जो है वो जुडिशरी यहाँ पर रखेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, एक सेकेंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर कैलाश सत्यार्थी, आप सभी को पता है 2014 के टाइम में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, तो जो कैलाश सत्यार्थी हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेजेंट टाइम में कुछ बात रखी है। सबसे पहले तो वो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक मीटिंग होने वाली है। एक सेकेंड, थोड़ा नेट का इशू है। हाँ, तो कैलाश सत्यार्थी ने अपनी बात रखी है कि देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 15 to 20 मई में जो डिस्कशन होने वाला है इस टाइम के ड्यूरेशन में, वहाँ पर वो एक इम्पोर्टेंट बात रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में, कोविड के टाइम में हमने ये देखा है कि एक तो देखो पॉवर्टी जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में इंक्रीज़ हो गई है और प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी जो पॉवर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। ओके, इनकी वजह से जो वीमेन है, जो चिल्ड्रन है, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसके बेसिस पर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिया जा सके। ओके, अब यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है तो उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो UN की सबसे ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ओके, 1919 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था जब
लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिश किया गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में, तो उसी टाइम इसको भी एस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को सेटिंग करने के लिए और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए जो ILO है वो वर्क करता है। 1990 में लीग ऑफ नेशन के अंडर इसको फाउंड किया गया और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 187 इसके मेंबर स्टेट हैं, जिसमें से 186 जो है वो UN मेंबर स्टेट हैं और एक जो है वो कुक आइलैंड है। ओके, अभी स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होता है? देखो, कुछ ऐसी एजेंसी हैं प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो लगभग 15 एजेंसी के अंडर ऐसी हैं जो यूनाइटेड नेशन के साथ में मिलकर के काम करती हैं। हालांकि उनको फाउंड करने में UN ने हेल्प भी की होगी या फिर कुछ ऐसी एजेंसी हैं जिनको नहीं भी की होगी, लेकिन यूनाइटेड नेशन के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक फाउंडेशन है, उन पॉइंट्स के साथ में मिलकर के ये यूनाइटेड नेशन के साथ में काम करती है। ओके, यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको कंप्लीट करने में वर्क करती हैं, इसीलिए इनको स्पेशलाइज्ड एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स रहे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉरेन पेज पर, और जो फॉरेन पेज पर रिलेटेड आर्टिकल है वो प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका में जो इशू चल रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है उसके बारे में शो किया गया है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इशू है वो सोलोमन आइलैंड और चाइना के बीच में जो प्रेजेंट टाइम में एग्रीमेंट हुआ उसको लेकर के यहाँ पर रखा गया है कि सोलोमन आइलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि जो भी हमारे बीच में डिस्कशन, जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ओके, चाइना डील जो हुई है सोलोमन आइलैंड्स के साथ में उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो प्रेजेंट टाइम में UK जो है वो स्वीडन को अगर कुछ थ्रेट मिलता है, कुछ अटैक वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो UK स्वीडन को डिफेंड करेगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये बात रखी है कि स्वीडन और फिनलैंड के साथ में हमने न्यू डील की है कि वहाँ पर यूरोपियन सिक्योरिटी जो है उसको बोल्स्टर करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी को अगर हम बता दें तो स्वीडन और फिनलैंड ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने प्रेजेंट टाइम में नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने की अपनी जो भी फीलिंग है उनको रखा। हालांकि जो प्रोसीजर है वो अभी कंप्लीट होने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन रशिया की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट देखने को मिले कि अगर ये कंट्रीज़ भी नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं तो यहाँ पर जो इशू है वो क्रिएट हो सकते हैं। ओके, देखो प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन जो वॉर है उसका भी एक बेसिक पॉइंट अगर हम देखें, जो पॉइंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स उन्होंने क्रिएट की वो भी नाटो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेने के लिए जो यूक्रेन ने अपनी विलिंग शो की थी उसी के बेसिस पर यहाँ पर इशू देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।